नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बंगाल की लड़ाई अब चुनाव आयोग ज्ञानेश के दफ्तर तक पहुंच चुकी है। 60 से ज्यादा विधायक, जिस चीज की चर्चा हमने कल की थी, उसी दिशा में आगे बढ़ गए हैं। 60 से ज्यादा विधायक अब ज्ञानेश के दफ्तर का रुख कर रहे हैं ममता बनर्जी से टीएमसी छीनने के लिए। 20 सांसद जिन्होंने कल मर्जर जिनका हो गया था, सीजेपीआई नाम की एक पार्टी खोजी थी बाजार में, और कितने में खरीदा कितने में सौदा हुआ है तो भूपेंद्र यादव के घर मीटिंग हुई है, वहीं पता चलेगा। सोचिए, देश की आंखों में संविधान कानून, सबके आंखों में धूल झोंकने वाले कितने दुस्साहसी हो सकते हैं। सारी मीटिंग भाजपा के दफ्तरों में, भाजपा नेताओं के घर में हो रही है और मर्जर सीजेपीआई में हो रहा है। सारी मीटिंग ए टू जेड विजुअल्स मौजूद है। क्या कोर्ट इन विजुअल्स को देखेगा, मोटिव को समझने की कोशिश करेगा? संविधान की रक्षा तो भावनाओं के आधार पर भी होती है। 60 विधायक जब ज्ञानेश के दरवाजे पे जा रहे हैं अपना खेल वहां सेट करने, तो 20 सांसद भी खतरे में है। इन पर अयोग्यता का खतरा है, और ये अयोग्यता का खतरा कल के कार्यक्रम में बहुत सारे कंफ्यूजन थे। कल से आज तक हमने बहुत बिटवीन द लाइन एक्सपर्ट्स के कोट्स, उनके स्टेटमेंट, उनकी राय निकाला है। सब आपको पढ़ के सुनाएंगे, दिखाएंगे। और जो एक्सपर्ट जिसने लोकसभा में जीवन गुजार दिया, जिसे आज भी लोकसभा का सबसे, मतलब संसदीय, लोकसभा छोड़िए, संसदीय कार्रवाई का सबसे बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है, जिसकी राय ली जाती है, लोकसभा के एक्स महासचिव, उन्होंने भी सच खोल दिया है। और जब सारा सच सामने आने लगा है, तो ममता बनर्जी का खेमा अब आक्रामक होता नजर आ रहा है। कीर्ति आजाद और सौगत राय, इन दो नेताओं ने आज गद्दारों को दौड़ा लिया। गद्दार मैं कह रहा हूं, उन्होंने कोट किया है सौगत राय और कीर्ति आजाद दोनों ने अलग अलग जगहों पर कि ये गद्दार हैं, ये गद्दारों की टोली है, ये मंत्री, ये गद्दार मंत्री पद पाने की लाइन में लगे हैं, इनमें आपस में होड़ हो गई है कि मंत्री कौन बनेगा। तो अब ये सारा घटनाक्रम बेसिकली बढ़ चला है अदालत की ओर, और जब अदालत की ओर बढ़ता है तो निराशा भी बहुत तेज बढ़ती है। ये कहने में आज की तारीख में कोई झिझक नहीं है। अदालत के सामने बहुत सारे ऐसे तर्क पहले से तैयार हैं कि डे वन पहले दिन में ही ये सारी बगावत, सारा झंझावात, इस सब का इलाज कर दिया जाए। लेकिन पता नहीं कितने साल, 2029 के चुनाव से पहले होगा, उसके बाद होगा, 29 चुनाव के तुरंत 6 महीना पहले नतीजा आएगा क्या, फैसला आएगा क्या, ताकि इन फैसलों को 29 के चुनाव में सांसदों के सेटलमेंट के साथ सेट किया जा सके। इस सेटलमेंट के साथ सेट करना सारा खेल है। ये भाव को लाइए, फिर शुरू करें, क्योंकि एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें इस कार्यक्रम में है। स्वागत है भाव। सबसे पहले जरा दिखाइए चुनाव आयोग जाने वाली खबर क्या है, उस पर आते हैं सीधा। लाइए, फटाफट लाइए। देखिए, चुनाव आयोग जाएगा ऋतव्रत बनर्जी का गुट। कहा जा रहा है कि ऋतव्रत का गुट टीएमसी के चुनाव चिन्ह और पार्टी की संपत्तियों पर दावा करने के लिए चुनाव आयोग का रुख करेगा। इससे पहले विधानसभा स्पीकर ने ऋतव्रत को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मान्यता दे दी है। स्पीकर की मान्यता मिलने के साथ ही कोलकाता में टीएमसी विधायक दल टूट गई। आगे चलिए, इसका सेकंड पार्ट। अलग पार्टी में टीएमसी सांसदों का बागी गुट। दूसरी ओर दिल्ली में टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने अलग गुट बनाकर सभी को चौंकाते हुए एक अनजान सी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय कर लिया। इससे पहले 28 मई को एनसीपीआई के अध्यक्ष सेवली कुंदू ने पार्टी के अध्यक्ष पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। ये खेल देखिए, 28 मई की तारीख में, ये भी बैक डेट में हुआ। 28 मई की जिस पार्टी के, उसका बैक डेट में आप कुछ भी लिखवा लो, जिस पार्टी से कभी लेटर नहीं टाइप हुआ है, उस पार्टी का लेटर कोई तो ये भी नहीं कि सीरियल नंबर में मिसमैच हो जाएगा कि इस बीच में 500 लेटर जारी हो चुके हैं, बीच में कैसे हम घुसाएं लेटर। उस पार्टी के लिए मतलब भारत में अगर वाकई लोकतंत्र होता, जनता होती,
तो इन सबकी दुकान एक दिन में बंद हो जाती। ये इस देश में लोकतंत्र के साथ सामूहिक व्यभिचार कर रहे हैं सब। अब लोकतंत्र का चिरहरण नहीं हो रहा है, अब सामूहिक गैंग में व्यभिचार हो रहा है। जिस शब्द को नहीं बोलते हम लोग, बस बोल नहीं रहे, ये गैंग में उनके साथ व्यभिचार हो रहा है। ये इस्तीफा दे दिया 28 मई को। अब काकोली घोष दस्तीदार को एनसीपीआई की राजनीतिक मामलों की समिति ने निर्वाचित अध्यक्ष घोषित कर दिया है। इस तरह टीएमसी से निकल के 20 बागी सांसद एनसीपीआई का हिस्सा हो गए। ठीक है, ये अब आपने देख लिया। अब जरा देखिए, कीर्ति आजाद ने हमारे कार्यक्रम में बताया था कि कौन कौन है। सीएम रमेश, निशिकांत, ये ऑपरेशन के मुख्य किरदार हैं। मॉनिटर्ड बाय अमित शाह। ये देखिए विजुअल, देखिए आप विजुअल चला दो। रचना बनर्जी हैं। रचना बनर्जी उस दिन जो लोकसभा अध्यक्ष के पास, बिरला के पास टीम गई थी, 17 लोग गए थे, उसमें रचना नहीं थी। हम बताए थे 3 लोग नहीं, उसमें रचना का भी नाम था, रचना नहीं थी। आज वो भूपेंद्र यादव के घर गई। भूपेंद्र यादव के घर में से निकल रही हैं, तो उनके साथ कौन है? निशिकांत दुबे। इस देश में कानून, वाकई कानून के देवी हो या देवता, सबकी आंखों की रोशनी अब जा चुकी है। सारा ऑपरेशन भूपेंद्र यादव के घर में हो रहा है, मर्जर सीजेपीआई में हो रहा है। इस देश की जनता क्या है? इस देश की जनता को ये सब कुछ नहीं मानती। ये मानते हैं ये सब मूर्खों की फौज है, ये जाहिलों की फौज है, ये यही मानते हैं। नहीं तो ये भूपेंद्र यादव अपने घर में काम करवा रहे तो भाजपा मर्जर क्यों नहीं करवाया? जब सारा इनके घर में हो रहा है, सब सांसदों को, बागी सांसदों को लेकर के, और न्यायपालिका, इस देश की न्यायपालिका खत्म है, पंगु है। और इसके लिए दिव्यांग भी नहीं कह सकते, ये पूरी तरह विकलांग है। दिव्यांग कह करके दिव्यता मतलब ये विकलांग है। इस पर सुओ मोटो हो जाना चाहिए था। सारा एक एक बागी को लेके घूम रहा है निशिकांत दुबे। मीटिंग भूपेंद्र के घर में चल रही है। सीजेपीआई क्या है? आप लोग लोकतंत्र का मखौल बना रहे हैं। बाबा साहब और जितने संविधान सभा में बैठे थे लोग, उनके साथ आप लोग मजाक कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। सुनवाइए इस रचना बनर्जी को, क्या करिए, ज्ञान सुनिएगा भाऊ, ज्ञान सुनिए। मेरा लेटर साइन करना बाकी था, इसलिए मैं साइन करने के लिए आई थी। कहा यह जा रहा है कि ममता दीदी से आप लोगों ने बगावत कर दी, दीदी की वजह से आप लोग जीत कर आए और उन्हीं को ही आपने छोड़ दिया। देखिए, बगावत तो कभी कर ही नहीं सकते उनसे। दीदी के साथ बहुत साल पुराने रिश्ते हैं और ये रिश्ते हमेशा ऐसे ही रहेगा। उनके तरफ रिस्पेक्ट जो है वो हमेशा ही रहेगा। लेकिन देखिए, एक बात तो सही है कि सब लोग बोलते हैं कि दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है। सही है, दीदी को देख के हम लोग को वोट मिला है, क्योंकि तृणमूल का साइन ही दीदी है। तृणमूल कांग्रेस में जो लोगों के पास जिनका चेहरा होता है वो दीदी का ही होता है, जिनको हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। दीदी को देख के वोट हुआ है और वोट दिया गया है रचना बनर्जी को। वो इसलिए नहीं कि मेरा चेहरा देख के उनको बहुत अच्छा लगता है और मैं फिल्म स्टार हूँ इसलिए मुझे वोट मिला है। उन्होंने मुझे वोट दिया है इसलिए क्योंकि मैं काम कर सकूं उन लोगों के लिए। दीदी चेहरा थी और उसके बाद उन्होंने हमें वोट दिया है क्योंकि मैं उन लोगों के लिए, मैं अपनी क्षेत्र के लिए मैं अच्छी काम करूँ, साथ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैं अच्छी काम कर सकूं। तो सांसद तो आप थी ही, लेकिन फिर भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वजह क्या रही? ऐसी क्या नाराजगी रही? नाराजगी बिल्कुल नहीं थी, पर मुझे ऐसा लगा कि अगर सेंट्रल पावर में है और अगर सेंट्रल स्टेट में भी रूल करे तो काम करना वहाँ पे बहुत आसान होगा, जो कि पिछले 15 साल से हम लोग को दिखाई नहीं दिया पहले। तो ये तो काम जो था, जो पब्लिक चाहते हैं कि हम उन लोगों के लिए कुछ करें, कुछ अच्छे काम करें, वो करने के लिए सेंट्रल का साथ होना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों को शायद कभी ऐसा लगा था कि दीदी के साथ रहते हुए, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू दीदी, आई एम सेइंग कि हम लोग को कई जगह में काम पे रुकावट दिया गया था और हम लोग काम कुछ वैसे कर नहीं पा रहे थे जो हम लोग को करना चाहिए था। अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और हमारे जो रिस्पेक्टेबल सीएम है शुभेंदु अधिकारी जी, और हम सब देख रहे हैं वेस्ट बंगाल एज वेल एज इंडिया में कि 1-2 महीने में हम लोगों का काम का तरक्की क्या हो रहा है, कहाँ पे कैसे क्या काम किया जा रहा है, जो कि इतने दिनों से शायद लोग नहीं देखे होंगे कि ऐसे भी काम होता है।
पश्चिम बंगाल में कि इतनी तेज गति से काम चल रही है। तो कहा यह जा रहा है कि आप लोग ये सिर्फ ये सत्ता के साथ रहना चाहते हैं, इस वजह से दीदी को छोड़ दिया, क्योंकि दीदी को देखिए वो हमेशा रिस्पेक्ट हम लोग करेंगे, पर हम लोग को जो वोट देके चुनाव में जो हम लोग को जिताया गया है वो इसीलिए क्योंकि हम लोग काम करेंगे। अगर हम काम नहीं करेंगे और सिर्फ ये टैगलाइन लेके रहेंगे कि हम लोग दीदी के लोग हैं, चलो घूमते रहे, विधानसभा में जाएंगे, कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे और जाके सबको हाथ हिलाते रहेंगे, भाई हम आए हैं, हम 3 स्टार है, हम आए हैं और हम निकल जाएंगे, ये तो नहीं है ना। हम लोग को काम करना पड़ेगा, लोगों के पास खड़े रहना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के डेवलपमेंट चाहिए, जो कि नहीं हुआ है इतने दिनों से। वो डेवलपमेंट होना है और वो डेवलपमेंट कैसा होगा वो अभी शुभेंदु अधिकारी ने दिखा दिया है। लगता है कि आपका मर्जर हो जाए, क्योंकि दूसरे पक्ष की तरफ से चैलेंज किया गया आप लोगों के मर्जर को लेकर के। देखिए आगे तो देखा जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, आगे में सब कुछ जो होगा वो सब अच्छे के लिए ही होगा। अच्छा काम स्टार्ट हो गया है और अभी अच्छे सुनना है, अच्छा बोलना है और अच्छे। इसकी सदस्यता जानी चाहिए, लोकतंत्र विरोधी है ये सत्ता। इसकी एक बातचीत से इतना कंफर्म हो गया है कि जहां जहां विपक्ष की सरकार है वहां केंद्र सरकार काम होने नहीं दे रही है। हाँ। सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो कर्नाटक के प्रधानमंत्री नहीं है, वो तेलंगाना के प्रधानमंत्री नहीं है, वो तमिलनाडु के प्रधानमंत्री नहीं है, वो केरल के प्रधानमंत्री नहीं है, वो हिमाचल के प्रधानमंत्री नहीं है, वो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि यहां विपक्षी सरकारें हैं। और ये मोहतरमा खुद कह रही है कि हम काम ही नहीं करने दे, काम ही नहीं होता, सेंटर का साथ नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। तो सेंटर का साथ क्यों नहीं होगा? अटल जी के टाइम पे तो अभी किसी ने नहीं कहा ऐसा कि अटल जी प्रधानमंत्री है तो हमारे यहां विकास नहीं होता, खूब विकास होता है। प्रधानमंत्री जी ने तो अभी तेलंगाना की चीफ मिनिस्टर को ओपन ऑफर दिया कि हमारे साथ आ जाइए। उन्होंने कहा कि गुजरात को ज्यादा पैसा दे रहे हैं या हमको कम दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ आ जाइए, गुजरात से ज्यादा मिलेगा। मतलब ये सरकार भाजपा की है, भारत की नहीं, पॉइंट नंबर 1। और प्रधानमंत्री सिर्फ डबल इंजन सरकार के प्रधानमंत्री है, बाकी जगह उनको कोई मतलब नहीं। कम से कम इसके वक्तव्य से तो यही दिखाई देता है। भाऊ लगातार बंगाल की जनता यदि ममता को जितवा रही थी तो काम तो हो ही रहे थे। ये सारे बयान ये कायदे से अदालत के सुनवाई का हिस्सा आगे बनने चाहिए। ये क्या कर रही हैं कि हम ममता बनर्जी से बगावत नहीं कर सकते, हम कर ही नहीं सकते। हम उसने क्या कहा, आपने बगावत क्यों किया? कहा नहीं, हम ममता दीदी से कैसे बगावत कर सकते हैं, हम उनका इतना सम्मान करते हैं। बगावत भी नहीं कर सकते, दूसरी पार्टी मिले। उनके चेहरे पे हम जीत के आए, उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पे हम जीत के आए, ममता बनर्जी के चेहरे पे। लेकिन जिन लोगों ने हमें सांसद बनाया उनकी अपेक्षाएं हैं कि विकास करें, और विकास तभी होगा जब केंद्र साथ होगा, इसलिए हम केंद्र के साथ हैं। नहीं, अगर जनता को भाजपा वाला विकास करवाना होता तो रचना बनर्जी को क्यों जिताती जनता? वो भाजपा वाले जिताती ना। एग्जैक्टली। ये जनता के भी बुद्धि पर सवाल उठा रही है रचना बनर्जी। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर उठा रही है सवाल कि जिस देश में सत्ताधारी दल, जो भी सत्ताधारी दल हो, विपक्ष उसमें मर्ज कर जाए। जैसे ही किसी की सरकार बने पूरा विपक्ष उसमें मर्ज कर जाए, फिर तो कांग्रेस को मर्ज कर जाना चाहिए सबको। नहीं तो जहां जहां विपक्ष है वहां काम नहीं होगा। तो ये सरकार भाजपा की होगी, अगली सरकार कांग्रेस की होगी, उसके बाद कोई और सरकार आएगी, तो ये सरकार अब राजनीतिक दलों की हो गई, देश की नहीं। प्रधानमंत्री कहते हैं 146 करोड़ जो है ये मेरा परिवार है, तो फिर इस मोहतरमा की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों नहीं विकास होने दिया आपने? यहां के कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग आपका परिवार नहीं क्या, जो इसको आपके साथ जाना पड़ा? इसने तो नोइंगली और अननोइंगली बहुत सारी बातें क्लियर कर दी। वही कर रहे हैं। ये आगे अदालत में ले जाना चाहिए अगर जाए तो। हालांकि होना जाना कुछ नहीं है, पता नहीं जज साहब कह देंगे कि अरे कैमरे की हुई बातें हम नहीं सुनते हैं। हाँ, हम ऐसे वक्त को मायना नहीं रखता। हाँ। खैर, जरा काकोली को भी सुनिए। अभी सबके में आएगा। इन सबकी ट्रेनिंग बेसिकली होमवर्क प्रॉपर नहीं हुई है। होमवर्क हुई होती, इनका काम धाम हुआ होता तो भूपेंद्र के घर से निकलते आते जाते दिन भर भूपेंद्र के घर में सब रह रहे हैं पूरे दिन। सुनिए इनको, काकोली घोष। Let us first settle down with
block that we are trying to merge into another party. Acceptance has already come to us. They are happy to take us. We'll work together with the NDA under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Honorable Home Minister Amit Shah ji. They are looking into the affair of this merger, how to use the schemes that were not implemented in West Bengal in the last tenure. We were just discussing that, even child safety issues were not allowed in the state of West Bengal. Like that, many other schemes were not used in the last ministry. So we are looking into how to implement those central issues in conjunction with our Honorable Chief Minister also. ये इसने जो तो है क्लियर कट कह दिया कि अमित शाह जी और वो हमारे मर्जर के लिए सब काम कर रहे हैं। हाँ हाँ एकदम मतलब साफ। बीजेपी ही इसमें डिफेक्शन करवा रही है। ये नाराज होकर नहीं निकल रहे। बीजेपी ने डिफेक्शन करवाया, ये आरोप यदि लगाती है ममता बनर्जी, तो उस आरोप को ये रेखांकित करती है कि हमारा मर्जर ये लोग देख रहे हैं कैसा करना। दूसरी बात, इतने दिन सांसद थी और यदि ममता ये योजना लागू नहीं होने दे रही थी तो बोलती कि ममता जी योजना क्यों नहीं लागू हो रही दे रही आप, बच्चों को लेके इतनी बेचारी परेशान है, बच्चों को लेके, बच्चों को सिक्योरिटी के लेके, कि केंद्र की योजना नहीं लागू हो रही थी, या ममता चाहती थी लेकिन मोदी जी लागू नहीं होने दे रहे थे, ये कहना चाहती है। फिर ये भी वही कह रही है जो इसके पहले की मोहतरमा कह के गई है। भाऊ मैं कह रहा था कि आज इतने टेक्निकल मसले हैं, जरा एक एक करके टेक्निकल मसलों पे आप सुनिए। दो बातें अब तक साफ हो चुकी हैं, तो उसमें अंडरलाइन कर दूं। पहली बात, मोदी और शाह मर्जर पर नजर रख रहे हैं, मर्जर की व्यवस्था। उससे भी मजबूत बात जो अभी भी छूटी थी मेरे दिमाग में अब आई, और इसको टीएमसी के लोग नोट करें। रचना बनर्जी भूपेंद्र यादव के घर से निशिकांत दुबे के साथ निकलने के बाद कह रही हैं कि मेरा साइन नहीं हुआ था और मैं साइन करने आई थी। मर्जर के कागज पर दस्तखत भूपेंद्र यादव के घर में हो रहा है। हाँ, मर्जर के कागज पर भूपेंद्र यादव के घर में दस्तखत हो रहा है। ये अपने मुंह से बोला रचना बनर्जी ने, हम नहीं बोल रहे। कहा कि हमारा दस्तखत 17 लोग किए थे, हमारा छूटा हुआ था तो मैं वो साइन करने आई थी। भूपेंद्र यादव के घर में दस्तखत हो रहा है मर्जर के कागज पर। अभी तक तो मान लिया, बहाना बना देते कि हम ब्रेड सैंडविच खाने गए थे, लेकिन अब तो साइन करने, अब तो अपने मुंह से बोल रहे हैं। अब चलिए जरा आगे चलिए, अब कीर्ति आजाद को सुनाइए, फिर हम तकनीकी मसले पे आएंगे। आज सब्र बना के रहिएगा हमारे साथ, तकनीकी मसले पाएंगे। हाँ चलिए। जो दीदी है और पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन है, पॉलिटिकल पार्टी का डेफिनेशन है उसकी पदाधिकारी, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, ब्लॉक कमेटी, ग्राम कमेटी, नीचे तक जाता है। तो असली टीएमसी तृणमूल पार्टी वह दीदी है, सब जानते हैं, ममता बंदोपाध्याय। दूसरी है गद्दारों की पार्टी। गद्दारों के बीच में आपस में बगावत हो गई है कि दो मंत्री बनेंगे तो बनेंगे कौन, मिलेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन आपस में बगावत है। समझ नहीं आ रहा है कि लीडर कौन बनेगा। मजेदार बात यह है, जिस पॉलिटिकल पार्टी में वो जुड़े हैं, जिसका नाम नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया है, उनका कोई भी सदस्य पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन ये सभी उस पार्टी में जा रहे हैं। ये वो पार्टी है जो रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, यानी इसका कोई दायित्व नहीं है, अभी अस्तित्व नहीं है। ये रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसमें चले गए। पार्लियामेंट में इनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यानी ये वही बात हो गई कि तुम किसी, जैसे कॉर्पोरेट अफेयर्स में होता है, किसी कंपनी में घुस जाओ। ये डेमोक्रेटिक नहीं है काम। ये काम है कॉर्पोरेट कंपनी में तुम घुस जाओ, उसके साथ में तुम मर्जर कर लो, जो डेड कॉर्पोरेट ऑफिस है, कंपनी है, उससे मर्जर कर लो,
5-5 करोड़ ले लो और उसके बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा कर दो। ये है देखिए इलेक्शन कमीशन का, आप ये देख सकते हैं सर्कल में लगाया हुआ है नेशनलिस्ट, इसका नंबर है 1225 1225। देख लीजिए आप, ये देखिए मेरी उंगली रखी है वहां पे, आप देख सकते हैं। इनका यह अस्तित्व बन चुका है, इनकी हालत खराब हो चुकी है। इनको टीएमसी के घर से तो निकाल लिया बीजेपी ने, लेकिन बीजेपी के दरवाजे में घुसने नहीं दिया, लावारिस छोड़ दिया और लावारिस छोड़ करके उस पार्टी में जोड़ा जो कि रिकॉग्नाइज ही नहीं है, यानी ये अधर में लटके हैं। साथ में इनके अंदर ही बगावत हो गई है कि मंत्री कौन बनेगा। और यह तो स्वतः स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास यही है कि किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक हम 362 का आंकड़ा पाएं और डिलिमिटेशन का बिल पास कराएं। इसके बाद सुना है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन होगा। यह भारतीय जनता पार्टी का खेल है। जनता दल सेक्युलर से शुरू हुआ था, जो छुप छुप के होता था, लेकिन अब राजनीति में पिछले 12 सालों से नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। नैतिकता नाम की कोई चीज बची ही नहीं राजनीति में, खुलेआम होता है। डाउन करिए जिस क्योंकि बीजेपी के पास अभी हम तकनीकी अब तकनीकी मसले चल रहे हैं। अभी तक सब तकनीकी ही था, लेकिन आगे और तकनीकी। अब जरा भाऊ गौर से देखिएगा, बहुत सारे कपिल सिब्बल, पीडीटी आचार्य, सबका चक्षु राय, सबके वो हैं विचार, जब खबर के साथ जोड़ करके देखना होगा। लेकिन उसको ऋतव्रत का कहना है कि टीएमसी में टूट की शुरुआत है, आगे संगठन में ब्लॉक और अन्य स्तर पर भारी टूट होगी। जो अभी क्या कहा, अभी कहा था कीर्ति आजाद ने कि ब्लॉक से गांव लेवल तक है, टीएमसी ममता जी की ही है, ममता बनर्जी की। ये कह रहे हैं कि अभी टूट की शुरुआत है, तो शुरुआत में तुम कैसे चुनाव आयोग, जब पहले टूट पूरी कर लेते तब जाते। अभी आगे टूट होगी। स्थिति यह हो गई है कि ऋतव्रत अपने धड़े को असली टीएमसी बताने लगे हैं। इससे साफ हो रहा है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। इन्हीं बगावत के जरिए ऋतव्रत गुट खुद को असली टीएमसी के रूप में स्थापित करने की बात करता रहेगा। आगे चलिए। ये सारी अलग अलग रिपोर्ट से उठाई हुई चीजें हैं। चलिए भैया, चेंज करिए। इस तरह देखा जाए तो ममता बनर्जी के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। अब उन्हें इन दो मोर्चों पर कानूनी जंग लड़नी होगी। एक, कोलकाता में साबित करना होगा कि टीएमसी असली उनकी है। दूसरी ओर दिल्ली में साबित करना होगा कि 20 बागी सांसद ऐसे अलग नहीं हो सकते, उनका अलग होने का तरीका गलत है, अयोग्य घोषित किया जाए। और आगे चलिए, इसका पत्र अभिषेक ने दे ही दिया है। आगे चलिए। टीएमसी के बागी गुट में अगुवाई कर रहे सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि हम एनसीपीआई में विलय कर चुके हैं। नियम के तहत जब आप पार्टी के 2/3 सदस्यों के साथ अलग होते हैं तो आप पहले ही दिन उस पार्टी के नाम की मांग नहीं कर सकते। इनका नया नियम सुनिए। संविधान सभा में यही बैठे थे सुदीप बंदोपाध्याय। हम जुलाई में टीएमसी के नाम और निशान की मांग करेंगे। एक एक पॉइंट नोट करिएगा आप लोग भी भाऊ, आप, क्योंकि आगे इसी पर चर्चा होगी। हम जुलाई में टीएमसी के नाम निशान की मांग करेंगे क्योंकि हमारे पास 2/3 बहुमत है। चेंज। बागी खेमे का प्लान है कि जुलाई में जब संसद का सत्र शुरू होगा तब बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने बहुमत के आधार पर खुद को असली टीएमसी घोषित करने की मांग करेंगे। स्पीकर से मंजूरी मिलने के बाद उनका अगला कदम चुनाव आयोग जाकर असली टीएमसी होने का दावा ठोकना है। सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि जुलाई में टीएमसी पर अपनी दावेदारी जताएंगे, चुनाव आयोग के सामने बागी नेता अपना पक्ष रखेंगे तो ममता बनर्जी को अपनी बनाई पार्टी का नाम और सिंबल छोड़ना पड़ सकता है, ठीक वैसे जैसे उद्धव और शरद पवार को छोड़ना पड़ा था। अब और आगे चलिए। अब आते हैं कानून क्या कहता है। मुख्य विवाद यह है कि क्या विधायी दल 2/3 सदस्य अकेले विलय कर सकते हैं विधायी दल के। ये हमने कल भी चर्चा की थी, कल अधूरी चर्चा थी। 10वीं अनुसूची ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र करती है, न कि केवल विधायी विंग का। ये विधायी विंग का नहीं, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। 2023 के महाराष्ट्र मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विधायी दल राजनीतिक दल से स्वतंत्र नहीं हो सकता, विधायी दल अलग नहीं हो सकता उससे स्वतंत्र। बंबई हाई कोर्ट ने गोवा मामले में 2/3 विधायकों के आधार पर विलय मंजूर किया था, जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती प्राप्त है। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट, ये बागी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के पीछे छिप रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला है तो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला नजीर नहीं बन सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक दल से स्वतंत्र नहीं हो सकता विधायी दल। टीएमसी ने स्पीकर को पत्र लिखकर दावा किया कि स्प्लिट अब वैध नहीं है, विद्रोही स्वतंत्र रूप से विलय नहीं कर सकते। कपिल सिब्बल ने भी यही राय दी। चेंज करिए, अगर विलय मंजूर होता है तो एनडीए की लोकसभा संख्या 294 से बढ़कर 314 हो जाएगी। स्पीकर ओम बिरला हस्ताक्षरों की जांच के बाद फैसला लेंगे, तब तक विद्रोही टीएमसी के सदस्य बने रहेंगे और व्हिप का उल्लंघन करने पर अतिरिक्त अयोग्यता का सामना कर सकते हैं। यह मामला कानून की कमजोरी को उजागर करता है, जहां मर्जर अपवाद संगठित दल बदली का रास्ता बन गया है। जो मर्जर अपवाद था वो अब संगठित दल बदली हो गया। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला इस पर निर्भर करेगा कि पैराग्राफ 4 को कैसे पढ़ा जाए। पैराग्राफ 4 पे आएंगे, कैसे पढ़ा जाए इसे। टीएमसी नेतृत्व अदालत जाने की तैयारी कर रहा है। यह घटना भारतीय राजनीति में स्थिरता और नैतिकता पे गंभीर सवाल खड़े करती है। अब आगे आइए, टीएमसी बागियों पर अयोग्यता का खतरा। जो लोग टीएमसी के बागी सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने का तर्क दे रहे हैं, वो 10वीं अनुसूची को आधार बना रहे हैं। उनका तर्क है कि 10वीं अनुसूची में वास्तविक राजनीतिक दल के मर्जर के बारे में किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए एक ट्विन टेस्ट का विचार है। राज्यसभा सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता सिब्बल का तर्क है कि इस मामले में विधायक पार्टी का मर्जर हुआ है, टीएमसी का नहीं। उनका कहना है कि 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत, जिस 4 की बात हुई, पार्टी का मर्जर होना चाहिए, न कि सांसद और विधायक का। इसलिए इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के सभी 20 बागी सांसद अयोग्य ठहराए जाएंगे। सिब्बल ने आगे कहा, दूसरी बात, हमारा संविधान पार्टी बेस्ड है। पार्टी का सिंबल ही आपको सांसद या विधायक बनने में मदद करता है। अगर विधायक पार्टी मर्ज होती है तो वे पार्टी का सिंबल नहीं लेते हैं। टीएमसी के बागी सांसदों ने खुद के एनसीपीआई में विलय की बात कही है। अब टीएमसी के बागी सांसदों ने एक ऐसी पार्टी के सिंबल को चुना हुआ दिखाया जाएगा जो एक रीजनल पार्टी है। मेरा मानना है कि एनसीपीआई को कोई सिंबल भी अलॉट नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें उस पार्टी के सिंबल के रेफरेंस में सांसद के तौर पर दिखाया जाएगा जिसके सिंबल से वह चुने नहीं गए हैं। यह अपने आप में गैर कानूनी है। बड़ा तकनीकी सब सिंबल का खेल। अब आगे चलिए, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल महासचिव पीडीटी आचार्य भी कपिल सिब्बल के तर्क पर सहमति जताते हैं। उन्होंने कहा कि 10वीं अनुसूची राजनीतिक दलों की केंद्रीय अहमियत को मानती है। राजनीतिक दल ही किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज हो सकती है, विधानमंडल दल नहीं। पीडीटी आचार्य ने कहा कि पैराग्राफ 4 के सब पैराग्राफ 2 और डिटेल में गए। पैराग्राफ 4 के सब पैराग्राफ 2 का मतलब है कि अगर राजनीतिक दल किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज होना चाहती है तो हाउस में उसके 2/3 सांसद को इस मर्जर के लिए सहमत होना होगा। उन्होंने कहा कि कानून का मकसद उन सांसदों को अयोग्यता से बचाना है जिनकी पार्टी का मर्जर हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह साफ था कि पार्टी का मर्जर होना चाहिए, विधानमंडल दल का नहीं। उन्होंने आगे कहा, इस पर सुप्रीम कोर्ट के सभी फैसलों ने इस बात का समर्थन भी किया है। हर फैसले में यही बात सुप्रीम कोर्ट में आया है। अब आगे चलिए, और जहां बागी खेमा बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दे रहा है, वहीं आचार्य का मानना है कि शिवसेना स्प्लिट केस, सुभाष देसाई बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र में 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया था कि विधानमंडल दल राजनीतिक दल से अलग काम नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि व्हिप को नियुक्त करने और किसी खास तरीके से वोट देने के निर्देश का काम राजनीतिक पार्टी करती है, न कि विधानमंडल दल। और आगे चलिए, अब इस जो पूरी बहस है ये 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 को लेकर है कि अगर असली राजनीतिक पार्टी किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाती है और विधानमंडल दल के कम से कम 2/3 सदस्य इसके मर्जर के लिए सहमत होते हैं तो अयोग्यता लागू नहीं होगा, यानी हर हाल में पार्टी का मर्जर होगा। विलय के मामले में दल बदल के आधार पर
अयोग्यता लागू नहीं होगी। क्लॉज में कहा गया है, क्लॉज में जो कहा है कोट अनकोट, किसी सदन का सदस्य अयोग्य नहीं होगा जहां उसकी मूल राजनीतिक पार्टी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय कर लेती है। मूल राजनीतिक पार्टी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय करती है, वह दावा करता है कि वह और उसकी मूल राजनीतिक पार्टी के कोई अन्य सदस्य ऐसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के सदस्य बन गए हैं, या जैसा भी मामला हो ऐसे विलय से बनी नई राजनीतिक पार्टी के सदस्य बन गए हैं, या उन्होंने विलय को स्वीकार नहीं किया है और एक अलग ग्रुप के रूप में काम करना चुना है। ये बिल्कुल साफ है। अब पीआरएस के इसमें से थोड़ा अलग है, वो भी बता दूं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च में जो ये लेजिस्लेटिव और सिविक एंगेजमेंट के हेड हैं चक्षु राय, वो कह रहे हैं कि संविधान सांसदों के लिए मर्ज करने और डिस्क्वालीफाई होने से बचने की जरूरत बताता है। उन्होंने कहा हालांकि पहले भी पार्लियामेंट और राज्य विधानसभाओं दोनों में पीठासीन अधिकारियों ने एक पार्टी के 2/3 विधायकों के दूसरी पार्टी में मर्जर को मंजूरी दी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जब इस पर सवाल उठाया गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसे मर्जर को इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर फैसला न करने की वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ के मर्जर के नियमों पर कोई कानूनी आखिरी फैसला नहीं है अब तक। बहुत सारा ये पूरा मतलब ये सारा इसलिए तक हो सकता है बहुत रोचक न लगे, लेकिन सारा मामला इसी में है। पीडीटी आचार्य को सुन लीजिए आप, पीडीटी आचार्य की बाइट भी मिल गई, सुन लीजिए शॉर्ट में। The most important thing one should remember is that the MPs alone cannot merge with any party. Because the anti-defection law, that is 10th schedule of the Constitution, very clearly says that the merger will be done by the original political party and not the MPs. So the MPs can only agree with the merger. So merger is done by the original political party. And in this case, that has not happened. The original political party is the TMC. Now all these members who have broken with that party or come out of that party, they will be treated under the law as members of the Trinamool Congress. That means they continue to be the members of the Trinamool Congress. That is the thing. And therefore there is no question of allotting them any separate seats or anything. And there is no provision in the law for that. There is no provision in the rule for that. Especially after the enactment of the 10th schedule, that is the anti-defection law, the speaker cannot treat the dissidents as a separate group, because under this law, dissidents are liable to be disqualified. कितना क्लियर है भाऊ। अब इस बाइट को संभाल के रखिएगा टीम, अभी अलग जगह देंगे बिल्डर। पीडीटी आचार्य ज्यादा काबिल है क्या? आशिष जी, इस पे सारा लोचा घूम फिर के सुप्रीम कोर्ट पे आता है, क्योंकि हाँ। जो महाराष्ट्र के उसमें कह दिया था, महाराष्ट्र ने जो कह दिया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक डिफाइन नहीं किया। महाराष्ट्र के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि एकनाथ शिंदे का गुट व्हीप अपॉइंट ही नहीं कर सकता, और राज्यपाल ने उस व्हीप को कैसा एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ये सरकार गैर कानूनी है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो उद्धव ठाकरे पहले ही सरकार से बाहर हो गए। यदि उद्धव ठाकरे वहां नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करते और उसके बाद वो हार जाते, तो हम वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ही गलत बता के या इलीगल बता के आपको रिस्टोर करते। तब उन्होंने कहा था कि यदि ये बात है तो ये अभी सरकार बनाएंगे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम बैठे आप पे, यदि ये सरकार बनाने का प्रयास करेंगे तो हम हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद सरकार बन गई, 2.5 साल तक इलीगल सरकार चली। ये सुप्रीम कोर्ट में चक्कर काटते रहे और तारीख पे तारीख देते रहे। अभी भी ये मामला क्लियर कट नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। सवाल यह है कि कितने कंफ्यूजन है। सवाल यह है कि एंटी डिफेक्शन के लिए 2/3 चाहिए, नहीं तो सदस्यता जाएगी। तो वो जो 2/3 होगा वो क्या होंगे?
स्पीकर उनको गुट बनाएगा, अलग गुट बना के देगा? नहीं। तो उनको जाके मर्जर होना पड़ेगा किसी पॉलिटिकल पार्टी में। जब वो पॉलिटिकल पार्टी में मर्जर होगा तो ओरिजिनल पार्टी का साथ चाहिए। जब वो ओरिजिनल पार्टी छोड़ के आएगा तो ओरिजिनल पार्टी साथ कैसा देगा? ये मामला बिल्कुल पूरी तरह से, कैसा आप पैराग्राफ 4 उसने सही कहा, कैसा पढ़ते हैं ये है। यदि अब इसमें ये कहते हैं कि जैसे एकनाथ शिंदे का हुआ, अब एकनाथ शिंदे और शरद पवार की दोनों पार्टी में जो मेजर डिफरेंस है, वहां लोग अलग हो गए लेकिन किसी ने भी मर्जर नहीं किया। अलग होकर ओरिजिनल पार्टी पे क्लेम किया, या उन्होंने अलग होकर मर्जर बताया अपने आप को। दूसरी बात, वहां संगठन था तो कौन सा जिला अध्यक्ष किसके साथ ये लोग ट्रक भर भर के कागज लेके आए थे। अब यहां टीएमसी का कोई संगठन ही नहीं बचा, सब बर्खास्त कर दिया उसने। तो विधानमंडल के लोग यदि कहेंगे कि भाई वो जिला अध्यक्ष मेरे साथ है, तो वो तो जिला अध्यक्ष है ही नहीं, वो तो बर्खास्त हो गया। और ये बर्खास्ती तब हुई, उसके बाद आपने जाके अलग गुट बनाया विधानसभा में। तो जब तक आपको अलग गुट की मान्यता नहीं मिली तब तक आप टीएमसी के मेंबर थे, अभी भी टीएमसी के मेंबर हो। वो तमाम जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके हिसाब से, यदि आप टीएमसी के मेंबर हो तो फिर टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी है। कम से कम जब तक उसके चैलेंज नहीं करोगे, अधिवेशन नहीं बुलाओगे, उसको हटाओगे नहीं। तो आपने अपने आप को बोल दिया कि मैं हम टीएमसी ओरिजिनल टीएमसी है। तो ओरिजिनल टीएमसी कैसे है तुम? क्योंकि ममता जी ने बहुत, उस दिन भी जब ममता ने सारा संगठन बर्खास्त कर दिया हाथों हाथ, वो बर्खास्तगी इनके अलग गुट को मान्यता देने के पहले की है। कि तब ये नहीं लॉ पॉइंट में वहां डिस्कशन हो सकता है कोर्ट में कि साहब जैसे हमने अलग गुट कर दिया तब इन्होंने बर्खास्त कर दिया। वो बोले कि नहीं, हमने तो चुनाव हार गए, हमने कहा सब बर्खास्त करो, नए तरीके से सोचो, नए तरीके से लोग बनाओ। वी हैड अ वैलिड पॉइंट टू, सबको रिजिग्नेशन सबका खत्म कर दिया, हमने बर्खास्त कर दिया, सबको डिसमिस कर दिया क्योंकि हम चुनाव हार गए। वो पॉलिटिकल पार्टी का प्रोसेस है आत्ममंथन का, रीऑर्गेनाइज करने का। उसके बाद आप अलग हो गए हो तो ये मामला लंबा फंसेगा। लेकिन फिर कोर्ट, आप बताइए, महाराष्ट्र की 2.5 साल की सरकार चली, उसके बाद महाराष्ट्र में 4-5 चुनाव हो गए, लोकसभा का भी चुनाव हो गया, उसके बाद नगर पालिकाओं के चुनाव हो गए, जिला परिषद के चुनाव हो गए, पंचायतों के चुनाव हो गए। लेकिन ओरिजिनल पार्टी क्या है, ये मसला आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। और टिप्पणी साफ करती है ओरिजिनल पार्टी कौन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की उसी टिप्पणी चर्चा हो रही है कि सुप्रीम विधायी पार्टी के अलग फैसला नहीं ले सकता। काकोली के जगह पे दूसरा आपने व्हिप अपॉइंट किया। काकोली कहती है कि मुझे कोई हटा नहीं सकता। अरे तू कौन होती कहने वाली? व्हिप अपॉइंट करना ना करना ये जो है राजनीतिक दल का काम है। व्हिप क्यों अपॉइंटमेंट? व्हिप का अपॉइंटमेंट ही क्या है? व्हिप क्या नाम के लिए चाबुक लेके थोड़ी घूमता है। व्हिप का काम है कि संसदीय दल को राजनीतिक दल क्या कहना चाहता है ये इंप्लीमेंट करवाना। संसदीय दल इस बिल का फेवर करेगा या अगेंस्ट जाएगा, ये पॉलिटिकल पार्टी तय करती है। और फिर पॉलिटिकल पार्टी व्हिप को आदेश देती है, और फिर व्हिप जो है वो पॉलिटिकल जो विधिमंडल जो है आशीष, वो अपना नेता तो चुन सकता है, हाँ, लेकिन व्हिप नहीं चुन सकता। विधानमंडल नेता चुन सकता है, व्हिप नहीं चुन सकता। व्हिप क्योंकि व्हिप जो है वो राजनीतिक दल और विधान मंडल इसके बीच का लिंक है। हमारी राजनीतिक पार्टी क्या चाहती है ये व्हिप बताता है, और व्हिप का जो आदेश है वो पार्टी के चुने हुए अध्यक्ष, पार्टी के चुने हुए नेता को भी मानना होता है, नहीं तो वो पार्टी के खिलाफ जाते हैं। तो यहां व्हिप का अभी आदेश हो गया और इसने कहा कि व्हिप इसके खिलाफ कर दे, तो क्या होगा? व्हिप का अपॉइंटमेंट ही इलीगल, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इलीगल है, इसमें हाईकोर्ट का कोई इश्यू ही नहीं है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे वाले केस में, जो देसाई वाला केस है, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा कि व्हिप अपॉइंटमेंट ऑफ व्हिप इज टू बी डन बाय पॉलिटिकल पार्टी। एकनाथ शिंदे कैन नॉट डू दैट, ये इलीगल है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ओरिजिनल शिवसेना अभी है ही नहीं। ये तो चुनाव आयोग तय करेगा, वो बाद में चुनाव आयोग ने तय कर लिया।
जब ये मसला गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तब तो एकनाथ शिंदे को अलग पार्टी तब मान्यता मिली नहीं थी शिवसेना की। वो कह रहे थे कि हम शिवसेना है, उन्होंने खुद ही मान लिया शिवसेना, गवर्नर ने मान लिया शिवसेना, उसके अपॉइंटमेंट को भी दे दिया स्पीकर ने, डिप्टी स्पीकर ने। और डिप्टी स्पीकर वही है जो अभी वर्तमान में मंत्री भी है सरकार में, जिनके कमरे से एक तृतीय पंथी निकला हुआ था, वो वीडियो भी आया था। तो ये मामला लीगल फंसा है, बशर्ते सुप्रीम कोर्ट सुने तो सही। सुप्रीम कोर्ट तो अभी तक महाराष्ट्र का तय नहीं पकड़ पाए, इतने साल हो गए। ये ममता का तो अभी नया नया मामला है। चलिए, अब तो शुरू हो ही चुका है घमासान। आज नहीं, मानसून सत्र भी आने वाला है, सब क्लियर हो जाएगा। जुलाई भी दूर नहीं है, ऐसा तो नहीं कि जुलाई आएगा नहीं, जुलाई भी आ ही जाएगा। हालांकि सब पे एक बात अभी भी अंतिम कंक्लूजन अगर हमारे पूछना होगा, बिरला जी से कोई कानूनन प्रक्रिया, परंपरा निभाने का और कानून निभाने का कोई अपेक्षा नहीं है। पॉइंट नंबर 1। नहीं, बिरला से, ज्ञानेश से और बाकी उसके बाद जिसके पास जाएंगे, किसी से नहीं है उम्मीद। नहीं, न्यायपालिका भी अभी तक यदि महाराष्ट्र का डिसाइड नहीं किया इतने सालों बाद भी, तो तृणमूला का कैसे इमीडिएटली करेंगे? ये करेंगे नहीं। महाराष्ट्र का भी आने वाले 10 साल में नहीं करेंगे। उसका कारण है आशीष, 10 साल में जितने भी चुनाव होंगे वो शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो मशाल पे लड़ेंगे। जब मशाल एस्टेब्लिश हो जाएगा तब ये बोलेंगे कि अच्छा आप तीर कमान आप ले लो। तब कौन लेगा तीर कमान? भाई कांग्रेस के पास बैल जोड़ी का चुनाव चिन्ह था। अब यदि कांग्रेस को बोलो तुम्हारा पुराना चिन्ह ले लो वापस, बैल जोड़ी कांग्रेस लेगी क्या? क्योंकि कांग्रेस अब पंजाब के साथ एस्टेब्लिश हो चुकी है। शरद पवार 10 चुनाव लड़ लेंगे तुतारी के साथ, उसके बाद बोलेंगे घड़ी ले लो, आप जीत गए, आप घड़ी ले लो। मैंने कहा ना 10-15 साल बाद ये सिंबल वापस करेंगे शिवसेना को, तब शिवसेना फिर फंसेगी। वो बोलेगी हमको नहीं चाहिए, नहीं आपको लेना पड़ेगा क्योंकि जीत गए कोर्ट में आप। फिर 10 साल इनको तीर कमान अपना चलाना होगा। कुछ नहीं भाऊ, जिस उस सुप्रीम कोर्ट पर शर्म आती है जो सुप्रीम कोर्ट चुनावी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए है, और चुनावी पार्टियों में असली और नकली का फैसला 5-5, 6-6 चुनाव न कर पावे, उस सुप्रीम कोर्ट पर, उस न्यायपालिका पर शर्म आने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इजाजत दीजिए। 27 लाख लोगों को मतदान से वंचित रखा सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद क्या कस्टोडियन और क्या संविधान की रक्षा और क्या सब खत्म हो गया। चलिए, इजाजत दीजिए और नजर रखिए एक बार फिर से लोकतंत्र को हारते हुए देखने के लिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।